Hey there guys, welcome back to my channel. Let's crack medicine and here I am Dr. Amara Kadusawan. तो जैसे कि हम लोगों ने लास्ट में पढ़ लिया था डायबिटीज़ इंसुपिडिस पढ़ लिया था, प्राइमरी पॉलीडिप्सिया पढ़ लिया था, ठीक है। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो एड्रीनल ग्लैंड है और उससे रिलेटेड जो हमारे पास डिजीज़ हैं आज हमने वो पढ़नी है, ठीक है। तो हर एक सिस्टम को डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हर डिजीज़ को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि एड्रीनल ग्लैंड होता क्या है इट्सेल्फ, ठीक है। तो एड्रीनल ग्लैंड क्या होता है, ये एक्चुअली एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। लेट मी टेक एन अदर बॉल पॉइंट, आई गेस दिस वन इज ओके। ये जो हमारे पास एड्रीनल ग्लैंड है ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। जिसका काम होता है डिफरेंट हार्मोन्स बनाना। ये मैंने इसकी छोटी सी यहाँ पे लिख दिया। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड है एक्चुअली एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है, जो कि डिफरेंट हार्मोन्स बनाते हैं। अब हम देखते हैं इसकी प्रेजेंस कहाँ पे होती है, ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है। तो ये हमारे पास किडनी है। मैंने पहले भी इसकी फिजियोलॉजी करवाई हुई है एड्रीनल ग्लैंड की, ठीक है। जब हम लोग पढ़ा रहे, मैंने पढ़ाया था कॉर्टिसोल, जब मैंने पढ़ाना था ना कि कॉर्टिसोल कैसे बनता है, ठीक है। तो उसकी जितनी भी फिजियोलॉजी थी उसमें एड्रीनल ग्लैंड इन्वॉल्व था, तो वो मैंने वहाँ पे पढ़ा दी थी। लेकिन एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। ये हमारे पास किडनी है, ठीक है। किडनी के ऊपर हमारे पास एड्रीनल ग्लैंड पड़ा होता है, ठीक है। एड्रीनल ग्लैंड लेफ़्ट पे भी पड़ा होता है और हमारे पास राइट में भी पड़ा होता है, दोनों साइड पे एड्रीनल ग्लैंड पड़ा होता है। फिर बात करते हैं कि एड्रीनल ग्लैंड की टाइप्स कितनी हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि एड्रीनल ग्लैंड की 2 टाइप्स हैं, एक एड्रीनल मेडुला और एक एड्रीनल कॉर्टेक्स। अब जैसे ये हमारे पास है ना एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है, इसको देख लें, यहाँ पे एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है। अब यहाँ पे ये समझ लें एड्रीनल मेडुला है और ये हमारे पास एड्रीनल कॉर्टेक्स है। मतलब कॉर्टेक्स बाहर को होता है और मेडुला अंदर को होता है। इस तरह मैंने यहाँ पे ये डायग्राम बनाई है कि ये हमारे पास कॉर्टेक्स है और ये हमारे पास एड्रीनल मेडुला और ये देखें एड्रीनल कॉर्टेक्स, ठीक है। ये बात होगी। अब हम देखते हैं कि आगे इनकी टाइप्स कितनी हैं। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हमारे पास जो एड्रीनल ग्लैंड है, एड्रीनल ग्लैंड में जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है उसकी आगे से 3 टाइप्स हैं। वो 3 चीज़ों में डिवाइड हुआ है, ठीक है। अब वो 3 चीज़ें कौन सी हैं? सबसे पहले जो हमारे पास चीज़ है वो है जोना ग्लोमेरुलोसा, दूसरा है जोना फेसिकुलेटा और तीसरा है जोना रेटिकुलरिस। इसके फंक्शन मैंने ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं, तो ये बस मैं थोड़े थोड़े एक्सप्लेन करूँगी। जो हमारे पास ग्लोमेरुलोसा है वो हमारे पास क्या बनाता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। एक्चुअली ये क्या होते हैं, ये एक्चुअली एल्डोस्टेरॉन की तरह मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हमारी बॉडी में काम करते हैं। आप ये कह सकते हैं कि एल्डोस्टेरॉन बनाते हैं, ठीक है, एज अ एल्डोस्टेरॉन वर्क करते हैं। जोना फेसिकुलेटा में क्या बनता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बनता है जिसने हमारे पास कॉर्टिसोल बनाना था, ठीक है। इस एडीएच ने आना था और क्या करना था, एल्डोस्टेरॉन पे आना था और वहाँ पे जाके क्या सॉरी तो हमारे पास एडीएच कह रही हूँ, एल्डोस्टेरॉन ने आना था, जोना फेसिकुलेटा पे वर्क करना था और वहाँ से हमारे पास ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ने कॉर्टिसोल बनाना था। तीसरा आता है जोना रेटिकुलरिस, जिसे हम एंड्रोजन कहते हैं। एंड्रोजन हम किसको कहते हैं, जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं। जैसे मेल्स में टेस्टिकल है तो हमारी ये बड़ी बात मिथ है कि जो टेस्टोस्टेरोन है वो सिर्फ टेस्टिकल से प्रोडक्शन होती है उनकी, जबकि गलत है ये बात। उनकी प्रोडक्शन एड्रीनल ग्लैंड से होती है और एड्रीनल ग्लैंड के किस पार्ट से होगी, जोना रेटिकुलरिस में एंड्रोजन, ठीक है। और एक और भी बड़ी मिथ है कि जो हमारे पास फीमेल है उसमें टेस्टोस्टेरोन नहीं बनते, जबकि ये बहुत गलत चीज़ है। इस चीज़ की मिथ है। असल में हमारी फ़ीमेल की बॉडी में एड्रीनल ग्लैंड से टेस्टोस्टेरोन भी बनते हैं, ठीक है। वो टेस्टोस्टेरोन बाद में जाके उसे एस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर दिया जाता है फ़ीमेल की बॉडी में। तो ये 2-3 पॉइंट्स हैं जो आपके लिए याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब हमने देखना है कि अब हमने सारी फिजियोलॉजी पढ़नी है कि ये एल्डोस्टेरॉन जाके बॉडी में वर्क कब करता है, रेगुलेशन पढ़नी है, फिर फंक्शन पढ़ेंगे कि कब ये बनता है, कब इसकी ज़रूरत होती है, ठीक है। ये जो हमारे पास रास सिस्टम है, ये जो Hey there guys, welcome back to my channel. Let's crack medicine and here I am Dr. Amara Kadusawan. तो जैसे कि हम लोगों ने लास्ट में पढ़ लिया था डायबिटीज़ इंसुपिडिस पढ़ लिया था, प्राइमरी पॉलीडिप्सिया पढ़ लिया था, ठीक है। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो एड्रीनल ग्लैंड है और उससे रिलेटेड जो हमारे पास डिजीज़ हैं आज हमने वो पढ़नी है, ठीक है। तो हर एक सिस्टम को डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हर डिजीज़ को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि एड्रीनल ग्लैंड होता क्या है इट्सेल्फ, ठीक है।
तो एड्रीनल ग्लैंड क्या होता है, ये एक्चुअली एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। लेट मी टेक एन अदर बॉल पॉइंट, आई गेस दिस वन इज ओके। ये जो हमारे पास एड्रीनल ग्लैंड है ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है, लाइक जिसका काम होता है डिफरेंट हार्मोन्स बनाना। ये मैंने इसकी छोटी सी यहाँ पे लिख दिया। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड है एक्चुअली एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है, जो कि डिफरेंट हार्मोन्स बनाते हैं। अब हम देखते हैं इसकी प्रेजेंस कहाँ पे होती है, ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है। तो ये हमारे पास किडनी है, मैंने पहले भी इसकी फिजियोलॉजी करवाई हुई है एड्रीनल ग्लैंड की, ठीक है। जब हम लोग पढ़ा रहे, मैंने पढ़ाया था कॉर्टिसोल, जब मैंने पढ़ाना था ना कि कॉर्टिसोल कैसे बनता है, ठीक है, तो उसकी जितनी भी फिजियोलॉजी थी उसमें एड्रीनल ग्लैंड इन्वॉल्व था, तो वो मैंने वहाँ पे पढ़ा दी थी, लेकिन एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। ये हमारे पास किडनी है, ठीक है, किडनी के ऊपर हमारे पास एड्रीनल ग्लैंड पड़ा होता है, ठीक है। एड्रीनल ग्लैंड लेफ़्ट पे भी पड़ा होता है और हमारे पास राइट में भी पड़ा होता है, दोनों साइड पे एड्रीनल ग्लैंड पड़ा होता है। फिर बात करते हैं कि एड्रीनल ग्लैंड की टाइप्स कितनी हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि एड्रीनल ग्लैंड की 2 टाइप्स हैं, एक एड्रीनल मेडुला और एक एड्रीनल कॉर्टेक्स। अब जैसे ये हमारे पास है ना एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है, इसको देख लें यहाँ पे एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है। अब यहाँ पे ये समझ लें एड्रीनल मेडुला है और ये हमारे पास एड्रीनल कॉर्टेक्स है, मतलब कॉर्टेक्स बाहर को होता है और मेडुला अंदर को होता है। इस तरह मैंने यहाँ पे ये डायग्राम बनाई है कि ये हमारे पास कॉर्टेक्स है और ये हमारे पास एड्रीनल मेडुला और ये देखें एड्रीनल कॉर्टेक्स, ठीक है, ये बात होगी। अब हम देखते हैं कि आगे इनकी टाइप्स कितनी हैं। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हमारे पास जो एड्रीनल ग्लैंड है, एड्रीनल ग्लैंड में जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है उसकी आगे से 3 टाइप्स हैं, वो 3 चीज़ों में डिवाइड हुआ है, ठीक है। अब वो 3 चीज़ें कौन सी हैं? सबसे पहले जो हमारे पास चीज़ है वो है जोना ग्लोमेरुलोसा, दूसरा है जोना फेसिकुलेटा और तीसरा है जोना रेटिकुलरिस। इसके फंक्शन मैंने ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं, तो ये बस मैं थोड़े थोड़े एक्सप्लेन करूँगी। जो जो हमारे पास ग्लोमेरुलोसा है वो हमारे पास क्या बनाता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। एक्चुअली ये क्या होते हैं, ये एक्चुअली एल्डोस्टेरॉन की तरह मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हमारी बॉडी में काम करते हैं। आप ये कह सकते हैं कि एल्डोस्टेरॉन बनाते हैं, ठीक है, एज अ एल्डोस्टेरॉन वर्क करते हैं। जोना फेसिकुलेटा में क्या बनता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बनता है जिसने हमारे पास कॉर्टिसोल बनाना था, ठीक है। इस एडीएच ने आना था और क्या करना था, एल्डोस्टेरॉन पे आना था और वहाँ पे जाके क्या तो हमारे पास एडीएच कह रही हूँ, एल्डोस्टेरॉन ने आना था, जोना फेसिकुलेटा पे वर्क करना था और वहाँ से हमारे पास ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ने कॉर्टिसोल बनाना था। तीसरा आता है जोना रेटिकुलरिस, जिसे हम एंड्रोजन कहते हैं। एंड्रोजन हम किसको कहते हैं, जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं। जैसे मेल्स में टेस्टिकल है तो हमारी ये बड़ी बात मिथ है कि जो टेस्टोस्टेरोन है वो सिर्फ टेस्टिकल से प्रोडक्शन होती है उनकी, जबकि गलत है ये बात। उनकी प्रोडक्शन एड्रीनल ग्लैंड से होती है और एड्रीनल ग्लैंड के किस पार्ट से होगी, जोना रेटिकुलरिस में एंड्रोजन, ठीक है। और एक और भी बड़ी मिथ है कि जो हमारे पास फीमेल है उसमें टेस्टोस्टेरोन नहीं बनते, जबकि ये बहुत गलत चीज़ है। इस चीज़ की मिथ है, असल में हमारी फ़ीमेल की बॉडी में एड्रीनल ग्लैंड से टेस्टोस्टेरोन भी बनते हैं, ठीक है। वो टेस्टोस्टेरोन बाद में जाके उसे एस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर दिया जाता है फ़ीमेल की बॉडी में। तो ये 2-3 पॉइंट्स हैं जो आपके लिए याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब हमने देखना है कि अब हमने सारी फिजियोलॉजी पढ़नी है कि ये एल्डोस्टेरॉन जाके बॉडी में वर्क कब करता है, रेगुलेशन पढ़नी है, फिर फंक्शन पढ़ेंगे कि कब ये बनता है, कब इसकी ज़रूरत होती है, ठीक है। ये जो हमारे पास रास सिस्टम है ये कब एक्टिवेट होता है, ठीक है, इसकी कब ज़रूरत होती है। अच्छा, अब इसमें क्या आएगा, जोना ग्लोमेरुलोसा एल्डोस्टेरॉन में क्या है कि ये कब बनता है, तो मैं आपको बताऊँ, एल्डोस्टेरॉन बॉडी में तब बनता है जब हमारे ब्लड में सोडियम की अमाउंट कम होती है, जब हमारा बीपी कम होता है, जब वाटर कम होता है, जब हाइपोवोलेमिया हुआ होता है, तब जो एडीएच है उसकी एडीएच मैं बोल देती हूँ बार बार, जब हमारे पास एल्डोस्टेरॉन है उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। एल्डोस्टेरॉन की क्या होती है, वैल्यू कम ज़्यादा हो जाती है। एल्डोस्टेरॉन एक्चुअली मैं 2 दिन से एडीएच पढ़ा रही हूँ, मेरे दिमाग पे एडीएच चढ़ा हुआ है, तो ये एल्डोस्टेरॉन की लेवल ज़्यादा हो जाता है। अब हमने नेक्स्ट देखना है कि इसका वर्क कैसे होता है, ये वर्क कैसे करता है, तो ये नेक्स्ट में ड्रॉ करके आई विल बैक। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि जो हमारे पास एल्डोस्टेरॉन है, ठीक है, वो कैसे जाके हमारी बॉडी में Na मतलब सोडियम और जो उसके बाद वाटर की वैल्यू है वो ठीक करता है। तो यहाँ पे मैंने एक ब्लड वेसल बना लिया,
ये हमारे पास किडनी है, ये हमारे पास नेफ्रॉन है, ये नेफ्रॉन से एक सेल लिया हुआ है, मैं बताती हूँ कौन सा सेल है, ठीक है। और ये हमारे पास फिर ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल है, ये किडनी है, इस किडनी में से हमने नेफ्रॉन उठा के यहाँ रख लिया, ठीक है। अब ये इसका प्रॉक्सिमल पार्ट है नेफ्रॉन का, ठीक है। ये इसका डिस्टल पार्ट है नेफ्रॉन का, ये इसका ऊपर असेंडिंग जा रही है, यहाँ पे डिसेंडिंग है, यहाँ से यूरिन गुजर रहा है, ठीक है। यहाँ पे डिस्टल पड़ा है, और डिस्टल के ऊपर यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास प्रिंसिपल सेल्स पड़े होते हैं, ठीक है, जिन पे आके एल्डोस्टेरॉन ने काम करना होता है। बिल्कुल कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर हमारे पास प्रिंसिपल सेल्स पड़े होते हैं, जिसमें आगे एल्डोस्टेरॉन ने काम करना होता है, ठीक है। अब एल्डोस्टेरॉन काम कैसे करेगा, यहाँ पे इस कलेक्टिंग डक्ट पे ही हमारे पास सोडियम के ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, ठीक है। तो यूरिन, अब मैं इस डक्ट को ड्रॉ कर लेती हूँ, ये लेट्स सपोज प्रिंसिपल सेल्स पड़े हैं, ठीक है। इधर से यूरिन गुजर रहा है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये जो सोडियम है ना, यहाँ पे सोडियम चैनल्स होंगे, ये यूरिन से क्या करेंगे, सोडियम को निकाल के ब्लड में फेंक देंगे और वहाँ से उसकी वैल्यू को ठीक कर देंगे। जब ये एल्डोस्टेरॉन ने आके प्रिंसिपल सेल पे वर्क करना है, तब ये सारा मैकेनिज्म होना है। इस चीज़ को ना यहाँ ड्रॉ कर लिया मैंने, ठीक है। ये लेट्स सपोज एक प्रिंसिपल सेल है, इस पे आके एल्डोस्टेरॉन ने काम करना है, ये उस पे सोडियम के ट्रांसपोर्टर पड़े हैं। अब क्या होगा, ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजी है हमारे पास सोडियम की, कि ये अब मैंने आपको बताया यहाँ से यूरिन गुजर रहा होगा, ठीक है, यहाँ से। अब इस यूरिन में जो सोडियम होगा ना, वो इस सेल के अंदर चला जाएगा। जब भी हमारी बॉडी में सोडियम जाता है, हमेशा ये फिजियोलॉजी याद रखिएगा, उसके साथ वाटर भी इंटर होता है। एल्डोस्टेरॉन तब कब बनेगा, जब हमारे पास क्या होगा, सोडियम कम होगा, वाटर कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एल्डोस्टेरॉन आके काम ही इसलिए करने लगा है कि वो सोडियम और वाटर की कंसंट्रेशन को गुड कर सके। तो जैसे ही सोडियम अंदर जाएगा सेल में, साथ में वाटर भी साथ साथ चलेंगे, और फिर ये ब्लड वेसल में डाल दिए जाएंगे, तो यहाँ से उसकी वैल्यू परफेक्ट हो जाएगी। अब एक और चीज़ याद रखिएगा, जब भी सोडियम इंटर होता है ना, हमेशा पोटाशियम उस सेल से बाहर जाता है। जब पोटाशियम इंटर होता है, सोडियम जाता है, जब सोडियम आता है, पोटाशियम जाता है, मतलब रिवर्स काम करते हैं, ठीक है। लाइक के इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू सोडियम, ठीक है, पोटाशियम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू सोडियम। जैसे ही सोडियम वाटर के साथ सेल में आया है, जो हमारे पास पोटाशियम है वो फ़ौरन बाहर निकल गया, और ये सोडियम और वाटर ब्लड वेसल के पास आई हैं, और हमारे अंदर का सारा मैकेनिज़्म ठीक हो गया। अब इसमें जो चीज़ याद रखने वाली वो ये है कि कलेक्टिंग डक्ट पे जो प्रिंसिपल सेल्स हैं, उनके ऊपर एल्डोस्टेरॉन ने काम किया है, और वहाँ से इस वजह से यहाँ से जो यूरिन कलेक्टिंग डक्ट से गुजर रहा था, उसमें से सोडियम निकाल के इस प्रिंसिपल सेल में डाल दिया गया, जिससे फिर आगे उसने क्या किया, ब्लड वेसल में उसको डाल दिया, ठीक है। ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजी थी कि कैसे एल्डोस्टेरॉन सोडियम को और वाटर को बॉडी में मेंटेन करता है। तो ये फिर सुन लें, ये नेफ्रॉन के थ्रू होता है, उसमें प्रिंसिपल सेल्स होते हैं, वहाँ पे हमारे पास सोडियम के ट्रांसपोर्टर्स भी होते हैं। फिर यहाँ पे क्या होगा, प्रिंसिपल सेल्स में से एल्डोस्टेरॉन ने आके काम करना है, यहाँ से कलेक्टिंग डक्ट में से यूरिन जा रहा होगा, यहाँ पे सोडियम के उस पर ट्रांसपोर्टर लगे होंगे, यूरिन से सोडियम को पकड़ लिया जाएगा और सेल में डाल दिया जाएगा, साथ में वाटर को भी डाला जाएगा और पोटाशियम को निकाल दिया जाएगा। सोडियम और वाटर जाके ब्लड वेसल्स में जाएंगे, और वहाँ से हमारी ब्लड की जो सोडियम और वाटर की कंसंट्रेशन डाउन हुई थी, हाइपोवोलेमिया हुआ था, वो परफेक्टली गुड हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों ने पढ़ना है कि इसमें राज सिस्टम कैसे एक्टिवेट होता है। यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया था कि कैसे एल्डोस्टेरॉन जाके हमारे पास सोडियम और वाटर की परफेक्शन करवाता है बॉडी में, ठीक है। तो वो प्रिंसिपल सेल्स में, ठीक है, प्रिंसिपल्स के थ्रू, वो सेल के थ्रू होता है। तो यहाँ से पोटाशियम निकलता है, सोडियम अंदर आता है, फिर ब्लड वेसल में जाता है, तो काम परफेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट अब हमने पढ़ना है राज सिस्टम क्या होता है, जिसे हम रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये बनता कब है, ठीक है, ये बनता कब है, ठीक है, और ये मेयर क्या करता है, और इसका पाथवे क्या है, इसकी रेगुलेशन कब होती है, इसकी इनहिबिशन कब होती है, ये किन किन ऑर्गन्स पे जाके काम करता है, फिर इनके ऑर्गन्स में जो एंजाइम्स बनते हैं वो आगे क्या क्या काम करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बताना चाहिए ये क्या करता है, मेजर करता है बीपी, ठीक है, रेनिन।
अब एक एक चीज़, एक ये रेनिन का अलग ऑर्गन है, एंजियोटेंसिन का अलग ऑर्गन है, एल्डोस्टेरॉन तो आपको पता है कि कहाँ से होता है, किडनी, एड्रीनल ग्लैंड में से, ठीक है। अब हम लोगों ने सबसे पहले देखना है कि रेनिन रेगुलेट कब होता है। जब आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, जैसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, लाइक कोई बॉडी पे स्ट्रेस होता है, ऐसे कि जैसे आप रास्ते में जा रहे हैं तो ये कह लें कि आपके पीछे कोई कुत्ता लग गया है, ठीक है, तो आप भागेंगे, आपकी बॉडी स्ट्रेस में होगी कि यार मैं भागूं, मैं इससे किस तरीके से बचूं, तब रेनिन एक्टिवेट होगा आपकी बॉडी में, ठीक है, ये सिस्टम। जब आपका बीपी डिक्रीज़ होगा, जब आपका सोडियम का लेवल आपकी बॉडी में डिक्रीज़ होगा, तब ये एक्टिवेट होगा। इसकी इनहिबिशन कब होगी? जब हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस में कोई स्ट्रेस वगैरह नहीं आता, जब हमारा बीपी ठीक होता है, जब सोडियम का लेवल ठीक होता है, तो इसकी इनहिबिशन होगी, ये तब नहीं बनेगा। ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया, रेगुलेशन और इनहिबिशन। सबसे ज़्यादा मोस्ट पाथवे, किस पाथवे के थ्रू ये बनता है, किस तरह जाके काम करता है, किन किन ऑर्गन्स पे काम करते हैं। तो ये मैंने ये किडनी हो गई, उससे मैंने एक नेफ्रॉन की पिक्चर ड्रॉ कर लिया। अब जो आर्टरी नेफ्रॉन की किडनी की तरफ ब्लड लेके जाती है, किडनी की तरफ, किडनी से बाहर नहीं, ये आपकी एंट्री है और ये एग्जिट है, एंट्री और एग्जिट, ठीक है। जो आर्टरी ब्लड नेफ्रॉन की तरफ ले के जा रही है उसे एफरेंट आर्ट्रियोल्स कहते हैं, ठीक है। और जो किडनी से बाहर लेके जा रही है ब्लड, उसे इफरेंट आर्टरी कहते हैं। और ये इफरेंट आर्टरी बनती कैसे? ये हमारे पास एफरेंट आर्टरी है, एफरेंट अंदर आर्टरी इस तरह इन गल्फ सी हो जाती है, यहाँ पे छोटी छोटी कैपिलरीज बन जाती हैं और फिर यहाँ पे इफरेंट आर्टरी बन जाती है, ठीक है। समझ आ गई कि जो ब्लड लेके जाती है वो एफरेंट और जो ब्लड बाहर को करती है वो इफरेंट। सही हो गया। अब ये नेफ्रॉन पे, अब हमें ये पता होना चाहिए कि रेनिन बनता कब है और बनता कैसे है, ठीक है। जब भी हमारी बॉडी में ये तीन चीज़ें होंगी ना, तब हमारी बॉडी में रेनिन बनना होगा, ठीक है। अब वो बनेगा कैसे? इस एफरेंट आर्टरी को मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। इस एफरेंट आर्टरी पे, AFFERENT, एफरेंट आर्टरी पे कुछ सेल्स होते हैं, ठीक है। इधर कुछ सेल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं गैस्ट्रोग्लोमेरुलस सेल्स कहते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? मेजर करते हैं बीपी, गैस्ट्रोग्लोमेरुलस सेल्स, ठीक है। अब ये बीपी कैसे मेजर करेंगे? लेट्स सपोज कि ये मैंने एक किडनी है, किडनी को देना है मैंने 100% ब्लड, ठीक है, लेकिन किसी भी वजह से मैं उसको दे रही हूँ 50% ब्लड, तो ये जाके उसको डिटेक्ट करेगा, ठीक है। ये किडनी जाके उसको कहेगी कि ब्रो मेरे पास तो ब्लड बहुत कम आया है, मैंने तो 100 मांगा था, तुम लोगों ने मुझे 50 दिया। तब एट द स्पॉट ग्लोमेरुलस सेल्स हैं वो एक्टिवेट होंगे, वो रेनिन करेंगे, सिक्रीट करेंगे, तो यहाँ पे रेनिन बनेगा, तो जाके वो बीपी को मेजर करेगा, ठीक है। और फिर जब ब्लड की अमाउंट कैसे ठीक होगी वो नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक की थ्योरी ये है कि ग्लोमेरुलस जो हमारे पास सेल हैं उन्होंने रेनिन प्रोड्यूस करना है और रेनिन ने जाके आगे वर्क करना है ऑर्गन्स पे, ठीक है, ऑर्गन्स पे वर्क करेगा ताकि ये सारी जो, अगर ये तीनों चीज़ों में से कोई मसला है तो वो ठीक हो सके। मैं दोबारा बता देती हूँ, सिग्नल आएगा गैस्ट्रोग्लोमेरुलस सेल पे जो कि एफरेंट आर्टरी पे, ये रेनिन रिलीज़ करेगा और ब्लड की अमाउंट ठीक करवाएगा। वो कैसे करवाएगा? यहाँ पे मैंने लिवर ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे मैंने लंग्स ड्रॉ कर लिया। अब क्या होगा, ये जो हमारे पास रेनिन है ये जाएगा हमारे पास लिवर के पास। लिवर एक एंजाइम बनाता है जिसे एंजियोटेंसिन एंजाइम कहते हैं। लिवर ये एंजाइम बनाता है जिसे एंजियोटेंसिन कहते हैं। और किडनी में हमारे पास बना रेनिन आया एंजियोटेंसिन के पास, ठीक है, एंजियोटेंसिन के पास, तो ये यहाँ पे कन्वर्ट हो गया एंजियोटेंसिन 1 पे, इसमें कन्वर्ट हो गया एंजियोटेंसिन 1 पे। ये एंजियोटेंसिन, अब ये क्या करेगा, ये जो रेनिन है, तो अब क्या होगा कि यहाँ से रेनिन बना, ठीक है, ग्लोमेरुलस सेल से रेनिन बना, उसने मेजर किया, वो गया, रेनिन गया लिवर के पास, ठीक है। लिवर में था एंजियोटेंसिन, राइनिन ने और एंजियोटेंसिन ने मिलके क्या किया, एंजियोटेंसिन को कन्वर्ट कर दिया एंजियोटेंसिन 1 में, ठीक है।
अब एंजियोटेंसिन गया लंग्स में, ठीक है, लंग्स में। देखें पहले किडनी से लिवर, लिवर से लंग्स, लंग्स में गया तो एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट हो गया एंजियोटेंसिन 2 में। अब बात यहाँ पे आती है कि ये खुद ब खुद तो कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो ऐसी क्या चीज़ है जो इसको कन्वर्ट करवा रही है? तो लिवर से लंग्स तक की कन्वर्सेशन में एक एंजाइम होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ठीक है। ये एंजाइम क्या करेगा? एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन 2 में, ठीक है। फिर ये जो एंजियोटेंसिन 2 है ये क्या करेगा? ये एंजियोटेंसिन 2 क्या करेगा? ये कुछ ऐसी वैल्यूज लाइक ये अब क्या करेगा? ये कहाँ पे है? ये एफरेंट आर्टरी है, यहाँ पे थी एफरेंट आर्टरी, यहाँ पे इफरेंट आर्टरी। ये एंजियोटेंसिन 2 जाएगा इफरेंट आर्टरी के पास, ठीक है। इफरेंट आर्टरी के पास जाएगा। इफरेंट आर्टरी को यार ये क्या कहेगा कि ना सीन ये है कि आप कंस्ट्रिक्ट हो जाओ। इफरेंट आर्टरी को ये जाके कंस्ट्रिक्ट करवा देगा। जब ये कंस्ट्रिक्ट होगी तो ब्लड फ्लो नहीं होगा, ठीक है, और ब्लड यहाँ से आगे नहीं जाएगा, ब्लड यहीं पे रहेगा, प्रेशर बनेगा और उससे क्या होगा? हमारा बीपी मेंटेन रहेगा, ठीक है। दूसरा काम वो क्या करेगा? जोना ग्लोमेरुलस के पास जाएगा, एल्डोस्टेरोन कहेगा यार एल्डोस्टेरोन हमारे पास बीपी और हमारे पास सोडियम और बीपी हमारी बॉडी में डाउन है, जल्दी से जल्दी एक्टिव हो ताकि उसको मेंटेन किया जाए। पहला काम हो गया, जोना ग्लैमरुलस के पास जाएगा। दूसरा काम इफरेंट आर्टरी को क्या करेगा? कंस्ट्रिक्ट करवाएगा। तीसरा काम हाइपोथैलेमस पे जाएगा। हाइपोथैलेमस को कहेगा कि यार पानी की कमी हो रही है, जल्दी से थर्स्ट सेंटर ओपन कराओ, पेशेंट ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएगा, उसका थर्स्ट सेंटर एक्टिव हो जाएगा। चौथा वो क्या करेगा? एडीएच पे जाके किडनी की वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा ताकि वाटर बॉडी से बाहर ना आ जाए, ठीक है। अब ये आगे लिखा है मैंने, क्या इसमें दो चीज़ें थी। एंजियोटेंसिन 2 के क्या काम है हमारे पास? इफरेंट आर्टरी को कंस्ट्रिक्ट करवाना ताकि ब्लड फ्लो कम हो उस जगह पे। जोना ग्लैमरुलस से हमारे पास क्या? एल्डोस्टेरोन को एक्टिव करवाना, सेंस देना कि यार सोडियम और ये कम है, एक्टिव हो ताकि आपकी बॉडी में मेंटेन रहे। और ये कैसे काम करता है कि मैंने आपको पहले बताया था कि कौन से हमारे पास सेल होंगे? प्रिंसिपल सेल्स होंगे, ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट पे। उसके बाद कहेगा कि यार तुम थर्स्ट सेंटर को एक्टिवेट करवाओ। फिर जाएगा एडीएच के पास कि वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाओ, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं रास सेल में। रास सेल में सबसे पहले रेनिन बनता है, रेनिन के बाद वो जाके एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करवाता है। फिर वो 2 में होता है लंग्स में, जिसमें एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम होता है। आगे सारा फिर काम एंजियोटेंसिन का होता है। वो क्या करता है? वो हमारे पास जोना ग्लैमरुलस मैंने आपको पहले बताया, वहाँ पे एल्डोस्टेरोन को एक्टिव करता है। उसके बाद इफरेंट आर्टरी, एफरेंट नहीं, एफरेंट पे तो गैस्ट्रोग्लोमेरुलस सेल्स थे जिन्होंने रेनिन बनाया। इफरेंट आर्टरी, ये वाली आर्टरी, इसको कंसिडर करवाया ताकि ये क्लोज हो जाए, ब्लड फ्लो, प्रेशर कम हो और बीपी मेंटेन हो। हाइपोथैलेमस के पास जाएगा, थ्रस्ट सेंटर को एक्टिवेट करवाएगा। एडीएच के पास जाएगा ताकि किडनी की वाटर एब्जॉर्प्शन और ज़्यादा से ज़्यादा वाटर हमारा बॉडी से लॉस ना हो, ठीक है। तो ये था आज का एड्रीनल ग्लैंड का, और इसकी जो रिलेटेड डिजीज़ है वो इंशाल्लाह कल मैं अपलोड करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। अगर कुछ समझ नहीं आई तो काइंडली मुझसे पूछ लीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।